6 अगस्त 1990 दोपहर 3 बजे के आसपास इस्लामाबाद की अहम सड़कों पर फौजी ट्रक आ चुके थे, फौजी जीपें आ चुकी थी। इन ट्रकों में सवार फौजियों ने सब मशीन गनों को अलर्ट अंदाज में उठा रखा था और इनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। कुछ अहम वाकया होने जा रहा था। एक और पाकिस्तान में साजिश होने जा रही थी, ऐसी साजिश जो 1953 तसलसल से चली आ रही थी। 1953 से लेकर अब तक इस साजिश का ड्रामा भी वही होता था, प्लॉट भी वही होता था, किरदार भी वही होता था, सिर्फ चेहरे बदल जाते थे। अब इस मर्तबा 6 अगस्त 1990 को साजिश करने वाले ये नए चेहरे कौन थे? कहानी तो वही पुरानी थी जो गुलाम मोहम्मद ने 1953 में रकम की थी या 54 में रकम की थी, बस सिर्फ चेहरे बदले थे। अब की बार ये चेहरे कौन थे? ये कुठपुतलियां कौन थी? क्या थी ये साजिश जो 6 अगस्त 1990 को रचाई गई? इस साजिश के क्या नताइज सामने आए? पाकिस्तान को इस साजिश ने मजीद क्या नुकसान पहुंचाया? आज ये जानने समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में नवंबर 1988 के इलेक्शंस इस एतबार से बहुत अहम थे कि एक तो ये 11 साल बाद होने जा रहे थे, पार्टी बुनियादों पर 1977 में आखिरी इलेक्शंस हुए थे, और दूसरा 1988 के इन इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को मौका मिल रहा था। पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग फादर जुल्फकार अली भुट्टो को 79 में सजाए मौत दी जा चुकी थी, तो अब इनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो जनरल ज़िया की हलाकत के बाद इलेक्शंस में हिस्सा ले रही थी। नवंबर में होने वाले इन इलेक्शंस में आईएसआई ने, इस्टेब्लिशमेंट ने पहले से ये कोशिश कर रखी थी कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए, पीपल्स पार्टी को वीक रखा जाए, और इस मकसद के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने कई राइट विंग जमातों पर, मुस्लिम लीग, मजहबी जमातें, इलाकाई जमातें, इन पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद एक बनवाया था ताकि पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जा सके। खैर 16 नवंबर 1988 को कौमी असम्बली और 19 नवंबर 1988 को सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं। अब कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी 207 में से 94 सीटें जीतने में कामयाब रहती है, जबकि जो इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई किंग्स अलायंस होता है, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ये 55 सीटें ले पाता है। गेम आती है ये दूसरी जमातों के हाथ में, क्योंकि किसी के पास अक्सरियत नहीं है। इन दूसरी जमातों में एमक्यूएम की हैसियत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि एमक्यूएम 13 सीटें कामयाब होती है, 13 सीटों पर कराची हैदराबाद से कामयाब होती है। तो यूं एमक्यूएम के पास एक तरह का किंग मेकर का स्टेटस आता है, और उसके बाद फिर बाकी जमातें होती हैं, जमहूरी वतन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और आज़ाद अरकान। तो एमक्यूएम की मदद से बेनज़ीर हुकूमत बनाने में कामयाब होती हैं, लेकिन बेनज़ीर के सामने हलफ से पहले कई अहम शराइत रखी जाती हैं। इन बड़ी शराइत में जो अहम शराइत थी वो ये कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, और इसका सबूत इस बात से दिया जाएगा कि वो साहिबजादा याकूब खान जो जनरल ज़िया का मिनिस्टर था खारजा अमूर का, इसको सस्टेन रखा जाएगा, साहिबजादा याकूब खान को ही वज़ीर खारजा रखा जाएगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के सबसे चहीते नुमाइंदे, उस वक्त के गुलाम मोहम्मद यानी गुलाम इसाक खान को सदर बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी हमायत देगी सदर बनाने की। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बेनज़ीर कुछ नहीं करेंगी, अफ़गानिस्तान के अमूर पर बेनज़ीर कुछ नहीं करेंगी, और जनरल ज़िया या उनके ख़ानदान के एहतसाब के बारे में भी बेनज़ीर नहीं सोचेंगी। बेनज़ीर ने पावर में आने के लिए इन तमाम शराइत को तस्लीम कर लिया, और 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर ने हलफ उठाया। अब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत शुरू होती है तो बेनज़ीर खुद लिखती हैं कि आगाज़ से ही, शुरू से ही गुलाम इसाक खान ने उनकी हुकूमत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। बेनज़ीर बताती हैं कि वज़ीर आज़म बनने के कई दिनों तक कोई सरकारी फ़ाइल इनको नहीं भेजी गई थी। कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा गया था कि तमाम फाइलें पहले ऐवान सदर भेजी जाएं, गुलाम इसाक खान के पास भेजी जाएं।
ایک طرف بے نظیر کو پنجاب سے بہت ٹف ٹائم دیا جا رہا تھا کیونکہ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کے نمائندے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کا کردار ادا کرنے والے میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے۔ اب نواز شریف کے پرانے ساتھی سرتاج عزیز خود لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے جو پنجاب میں سینئر افسران تھے ان کے بارے میں جو سینٹر کا حکم ہوتا تھا، سینٹر کی اتھارٹی ہوتی تھی، فیڈریشن کی اسلام آباد کی اتھارٹی ہوتی تھی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح وفاقی حکومت نے جو نیشنلائز بینک تھے ان کو صاف طور پر انکار کیا تھا کہ اتفاق فاؤنڈری یا مسلم لیگ کے کسی بھی لیڈر کو انڈسٹری لگانے کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی قرضہ نہ دیا جائے، لون نہ دیا جائے۔ تو اس کے رد عمل میں نواز شریف نے جہاں بے نظیر حکومت کو بہت ٹف ٹائم دینا شروع کیا، اسی طرح نواز شریف نے پھر بینک آف پنجاب بنانے کا بھی اعلان کیا، پنجابیت کا کارڈ کھیلنے کی بھی کسی حد تک کوشش کی۔ تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے بے نظیر کو مزاحمت ہو رہی تھی، بلوچستان میں اکبر بگٹی بے نظیر کے خلاف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اسحاق خان کے نمائندے کے طور پر بے نظیر کو ویک کر رہی تھی۔ اب اسی دور میں بے نظیر کے اقتدار سنبھلنے کے بعد کچھ بے نظیر کے خامن آصف علی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے داستانیں بھی عام ہونے لگتی ہیں۔ بے نظیر حکومت کی نااہلی بھی کئی معاملات پر صاف طور پر نظر آنے لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر کچھ ایسا کر رہی تھی جو اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ہی بھی پسند نہیں تھا۔ جیسے بے نظیر کے پرائم منسٹر بننے کے چند ہی دن بعد، یعنی دسمبر کے آخر میں، دسمبر 1988 کے آخر میں، انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی سارک اجلاس میں شمولیت کے لیے پاکستان کا دورہ کرتے ہیں۔ اب یہ دورہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ 28 سال بعد کوئی انڈین پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ کرا تھا۔ اس سے پہلے 1960 میں جواہر لال نہرو نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، راجیو گاندھی نے اب یہ دورہ کیا۔ دونوں ینگ پرائم منسٹرز تھے، راجیو گاندھی بھی انڈیا کے ینگ پرائم منسٹر، بے نظیر بھی پاکستان کی ینگ پرائم منسٹر تھی۔ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بہتری آئے گی، جو تعلقات کافی زیادہ خراب تھے۔ تو بے نظیر نے راجیو گاندھی کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بالکل ناپسند کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر نے کئی ایسے سٹیپس اٹھائے، جیسے بے نظیر نے حمید گل کی جگہ ایک ریٹائرڈ جنرل شمس الحسن کلو کو ڈی جی ISI بنا دیا۔ اب ISI کے اندر ایک ریٹائرڈ جنرل کو بے نظیر نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا کہ بے نظیر کی خواہش یہ ہے کہ شمس الرحمان کلو بنے۔ اس چیز کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بہت ناپسند کیا۔ اس کے بعد پھر افغانستان کے حوالے سے بے نظیر خود لکھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عبدالرب سیاف کو صدر بنایا جائے، حکمت یار کو افغانستان کا پرائم منسٹر بنایا جائے۔ بے نظیر ایسا نہیں چاہتی تھی، بلکہ بے نظیر یہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے پاکستان کے ساتھ جو کنفیڈریشن کا آئیڈیا تھا اس کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ اصل میں بے نظیر یہ آئیڈیا مسترد کر رہی تھی کہ افغانستان کو جو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی 1980s کے آغاز سے ہی، کہ افغانستان پاکستان کا ایک صوبہ بن جائے، اس کو بے نظیر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ افغانستان ظاہری بات ہے ایک ساورن ملک ہے، اس کی اپنی سالمیت ہے، اپنی ایک تاریخی حقیقت ہے، اپنی ہسٹوریکل جسٹیفیکیشن ہے۔ تو بے نظیر اس بات کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی نہیں مان رہی تھی۔ یہ چند ایسے واقعات جو ہیں وہ جنم لے رہے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور بے نظیر کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا پہلا وار کیا ستمبر 1989 میں، جب MQM نے اعلان کر دیا کہ وہ حکومت سے حمایت واپس لیتی ہے۔ الطاف حسین اس وقت MQM کے آل اینڈ آل تھے، الطاف حسین کے اشارے پر ہی MQM چلتی تھی۔ تو اب سرتاج عزیز بتاتے ہیں کہ اس کے بعد MQM نے جب حمایت واپس لی تو کراچی حیدرآباد کے حالات بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں پر کلنگز ہونا شروع ہو گئی، ایتھنک بنیادوں پر بڑا ظالمانہ طریقے سے ہلاک کیا جانے لگا، نسلی لسانی بنیادوں پر۔ تو پھر وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کی یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ آرٹیکل 245 کی جو شق 3 ہے اس کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرے۔ فوج کی یہ خواہش تھی کہ یہ پاور اس کو ملے، کراچی میں یہ پاور مکمل طور پر اس کو ملے۔ وفاقی حکومت اس کے لیے بھی تیار نہیں تھی بے نظیر کی۔ تو یہ ایسے واقعات جنم لے رہے تھے کہ اب واضح طور پر لگ رہا تھا کہ حکومت گرے گی، اور پھر جو بہت بڑا وار، یعنی جس کو بے نظیر حکومت ختم کرنے کا سب سے بڑا وار کہا جاتا ہے، وہ اٹھایا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں۔ 23 اکتوبر
1989 को बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है असम्बली में, और ये 7 दिन का टाइम दिया जाता है बेनज़ीर को कि वो मेजॉरिटी अपनी साबित करें। अब 23 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 1989 तक पाकिस्तान में रिकॉर्ड हॉर्स ट्रेडिंग हुई, करोड़ों की कीमतें लगी एमएनएज की। पाकिस्तान में इससे पहले एमएनए लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग की, करप्शन की, लूट मार की ऐसे वाकयात नहीं हुए थे कि एमएनएज को ख़रीदने के लिए तिजोरियाँ के मुंह खोल दिए जाएं, दरवाजे खोल दिए जाएं, बोरियां खोल दी जाएं, करोड़ों रुपए ऑफर किया जाए, कारें ऑफर की जाए, पुरकशिश ओहदे ऑफर किए जाएं। ये सारी गेम चली और फिर 2 नवंबर को कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इसमें हुकूमत बच गई पीपल्स पार्टी की, इसको 124 एमएनएस की हमायत मिली, और अपोजिशन आईजीआई को जो गुलाम मुस्तफा जतोई लीड कर रहे थे इनको 107 वोट मिले। तो चंद वोटों से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बच गई। लेकिन अब ये साफ नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चंद दिनों की मेहमान रह गई है। यहाँ पर अमरीकी करैक्टर भी बड़ा अहम था, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त जो अमरीकी सफ़ीर थे रॉबर्ट ओकले, वो ये गुलाम इसहाक खान को वाज़ेह तौर पर बावर करवा रहे थे कि बेनज़ीर की हुकूमत को ना तोड़ा जाए, बेनज़ीर की हुकूमत को काम करने दिया जाए। लेकिन 2 अगस्त 1990 को एक ऐसा वाक़या होता है जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया। वो ये कि इराक़ जिस तरह रातों रात कुवैत पर कब्ज़ा कर लेता है, और कुवैत पर कब्ज़े के साथ ही फिर अमेरिका और उसके जो यूरोपियन अलाइज़ हैं वो सऊदी अरब की मदद से ऐलान करते हैं कि वो इराक़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिरी बात है इसमें पाकिस्तान की हमायत भी दरकार थी, सऊदी अरब को, अमेरिका को, इन तमाम इत्तेहादियों को। तो यहाँ से वो ये था कि अब चूँकि पाकिस्तान की हमायत की ज़रूरत है तो अमेरिका भी ज़्यादा शोर नहीं डालेगा, जो भी यहाँ की इस्टब्लिशमेंट करेगी। तो एक ये मौका भी हाथ में आ गया। तो अब 6 अगस्त को जब सुबह पाकिस्तान की उस वक्त की एक अहम अखबार दी नेशन शाया हुई, तो इसमें आरिफ निज़ामी की ये रिपोर्ट थी कि आज गुलाम इसहाक खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे, निगरान हुकूमत कायम कर दी जाएगी, गुलाम मुस्तफा जतोई प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये अखबार में छप चुका था 6 अगस्त की। बेनज़ीर खुद फ़ोन करती हैं गुलाम इसहाक खान को कि ये क्या रिपोर्ट आ रही है कि अब असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं। गुलाम इसहाक खान कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, वो कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे। ये फ़ोन दोपहर से पहले किया गया था, 2 बजे से पहले किया गया था, 1 और 2 के दरमियान। लेकिन जैसे ही ऐलान किया गया कि गुलाम इसहाक खान 5 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उससे पहले ज़ाहिर बात है कि फ़ौज भी इस पूरे, फ़ौजी उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे असलम बेग, वो भी इस पूरे खेल में शामिल थे। असलम बेग ने गुलाम इसहाक खान का साथ दिया और गुलाम इसहाक खान ने 6 अगस्त की शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत और कौमी असम्बली को तोड़ दिया, और सेम वही इल्ज़ामात लगाए जो गुलाम मोहम्मद ने 1953 में नाज़मुद्दीन की हुकूमत, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत तोड़ते वक्त लगाए थे, 1954 में उस वक्त की आइन साज असम्बली को तोड़ते वक्त लगाए थे, जो इल्ज़ामात जनरल ज़िया ने 77 में लगाए थे भुट्टो के ख़िलाफ़, जो इल्ज़ामात ख़ुद जनरल ज़िया ने अपने ही चुने हुए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद ख़ान जनेजो को मई 1988 में बरतरफ करते हुए लगाए थे। ये लगभग अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट और मतलब वही था कि किसी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करना है तो कौन से कंटेंट का सहारा लिया जाए। गुलाम इसहाक खान ने भी ऐसे ही कंटेंट का सहारा लिया और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत तोड़ दी। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत कोई शक नहीं नाअहल हुकूमत होगी, करप्शन के वाक़यात भी इसमें जन्म ले रहे होंगे, करप्शन भी हो रही होगी, लेकिन ये इख्तियार एक फ़र्द वाहिद को क्यों दिया गया 58(2)B की सूरत में कि वो अवाम की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर दे। अवाम इसका एहतसाब इलेक्शन के ज़रिए कर सकते थे, अवाम इसका एहतसाब वोट के ज़रिए कर सकते थे, लेकिन अवाम की एक मरतबा फिर अवामी फ़ैसले को मुस्तरद किया गया। 20 माह में जो अवाम की अक्सरियत का फ़ैसला है उसको इस्टबलिशमेंट ने अपने नुमाइंदे गुलाम इसहाक खान के ज़रिए मुस्तरद करा दिया और ये असम्बलियाँ तोड़ दी गई। तो ये थी वो 6 अगस्त 1990 में की गई साजिश। अगस्त का महीना पाकिस्तान में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में बहुत से साजिशी वाक़यात लेकर आया है, बहुत सी साजिशी ऐसी थ्योरी, साजिशी ऐसे वाक़यात लेकर आया है कि जिनके असरात आज तक मौजूद हैं। ये भी 6 अगस्त 1990 का ऐसा वाक़या है कि जिसके असरात आज तक हैं। इसके बाद भी कितनी असम्बलियाँ तोड़ी गई, मुंतखब हुकूमतों को बरतरफ किया गया, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, कंटेंट वही था। तो ये 6 अगस्त 1990 की
سازش پر کیا گیا ویلاگ، سازش کی کہانی پر کیا گیا ویلاگ ری تھنک وتھ عمر جاوید کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک وتھ عمر جاوید۔ شکریہ۔